जो दायरा है ना, सोचने का दायरा, वो बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है, सोचा जा सकता है अलग अलग तरीकों से। आपको स्टोरी लिखना है तो आपको स्टोरी का वो पर्सपेक्टिव देखना है जो लोग नहीं देख पाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने नेचर के बारे में लिखा है। नेचर के बारे में वो कैसे लिख पाए? छायावादी कवि हैं वो। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के स्तंभ। इनके जीवन में एक समय ये छायावाद के वो प्रशंसक रहे, उसके बाद ये आधुनिक युग में भी आ गए। एक ही समय में इंसान का अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस भी आ सकती है। मैंने इतना सरल नहीं देखा अभी तक किसी कहानी को, जितनी कहानी आपने सरल बना दी है इस किताब। प्रेमचंद तो प्रेमचंद ही है, उनकी कहानी आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये टाइटल का आपका विचार कैसे आया दिमाग में और क्या सोच के आपने इस किताब को गढ़ा? एवरीबडी जो भी उस सिचुएशन से गुजरा है, एवरी वुमन हु हैज गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, वो रिलेट कर पाएगा। शायद हम जता नहीं कर पाते कभी अपने पिता के साथ अपना प्रेम, या उनको गले नहीं लगा पाते, लेकिन एक माँ के साथ हमेशा एक बेटे की कोशिश रहती है कि बहुत ज्यादा वो नजदीक रहता है उनके। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी माँ के साथ ही फील करते हैं। लड़के तो बहुत ज्यादा फील करते हैं, रिलेट कर पाते हैं। पेरेंट इज ऑल टाइम पेरेंट, वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता है। ताउम्र मदर्स को देना जरूरी है, क्योंकि मदर्स को इंट्यूशन होती है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन होती है। मदर्स बेसिकली क्या है ना, वो अम्बाइलिकल कॉर्ड वाला रिलेशन है। फादर से थोड़ा सा मिस हो सकता है। आजकल लोग दे गेट अवे विद सेइंग कि अरे प्यार और जंग में सब जायज है। तो दिस इज नॉट, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट इट। प्रेमचंद रिलेटेबल है आज भी, लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं। प्रेमचंद जैसे भगवती चरण वर्मा जी जैसे, निर्मल वर्मा जी जैसे, मनु भंडारी जैसे, चित्रा मुदगल जी जैसे कुछ ही लोग होते हैं। 10 चीज उठा रहे हो लेकिन किसी चीज में मन नहीं लग रहा। अटेंशन स्पैन बहुत वीक हो गया है, और ये आजकल के टाइम में बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, शॉर्ट स्पैन हो गया है। ये अटेंशन स्पैन कम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, मेरे फीड में आता है, बस 2 लाइनें आती हैं, वो लास्ट वाली लाइन, और फिर सुधा की रेत का सांप टूट फूट कर नदी में बिखर गया और जीवन उस तरीके से चलने लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, माय गॉड, मैं पागल हो गया कि यार ये कौन सी किताब का है। मैंने सर्च किया लास्ट लाइन जाके, फिर देखा गुनाहों का देवता। मैंने उसी दिन से उसको पढ़ना शुरू किया। एंड आप सोचेंगे मैंने 1 सिटिंग में, मेरे को रात लग गया, दिन लग गया, ऐसे करके मैंने 12 घंटे वो किताब कंप्लीट कर ली। आज हमारे सामने अनिरुद्ध जी बैठे हैं, जो कि बहुत ही शानदार लेखक हैं। अरे की परीक्षा एक किताब है जो सर के फ्रेम में आपको दिख रही होगी पीछे। उस किताब के राइटर हैं सर। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक 12 कहानियों का कहानी संग्रह लिखा है, जिसको अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा। और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बहुत सारी ऐसी इनविजिबल मिडिल चीज़ें आप लोगों तक पहुंचेंगी। लाइफ के बारे में, लेखनी के बारे में, लेखक के बारे में, लेखक की जीवनी के बारे में, बहुत सारे ऐसा कुछ, एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लिख दी गई हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी जानी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समकालीन स्थिति में लिखी जा रही हैं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आप तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अनकही हैं, अनटच्ड हैं, या कहीं ना कहीं इनविजिबल हो गई हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए नए लोगों के ज़रिए, अच्छे वक्ता के ज़रिए, अच्छे लोगों के ज़रिए। तो उन्हीं में से एक पॉडकास्ट ये भी, उसी कड़ी में अगला पॉडकास्ट। आई होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ आवर 53rd पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू हियर। दिस इज सेकंड सीजन का 3rd पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई एम अ बिट नर्वस, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे तो नहीं पता था कुछ भी इसके बारे में। बट मतलब पॉडकास्ट में बहुत कंज्यूम करता हूँ, बट किसी पॉडकास्ट पे आना और आपके लिए बीइंग योर 53rd पॉडकास्ट, इट इज़ माय प्रिविलेज एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक पर्सपेक्टिव बनता है हमारे बीच की जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, वो बहुत शालीन होते हैं और आपको देखकर लगता भी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि निदा फाजिल साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो जिसे भी देखना कई बार देखना। तो आपको देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने कहानियाँ पढ़ी आपकी सारी 12 की 12 कहानियों में, मुझे कुछ कहानियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। हम एक एक करके बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन इससे पहले मेरा ये बता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहानी को पढ़ के मेरी आँख नम हो गई थी। कुछ कहानियाँ ऐसी भी रही मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स को जब आप पढ़ते हैं तो उनकी लेखन शैली में, भाषा शैली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा था कि बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, और जितना लिखा गया है मुझे लगता है कि पर्याप्त है
उस शब्दों में उतनी चीज़ें, उतनी मैसेज लोगों तक पहुंचा देना। तो मैंने इतना सरल नहीं देखा अभी तक किसी कहानी को, जितनी कहानी आपने सरल बना दी है इस किताब में। ओके, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ये पर्सपेक्टिव लगा आपका। हाँ, बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि आजकल का हमारा जो टाइम स्पैन है वो शॉर्ट है, बहुत लोगों के पास समय कम है, तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट रीड्स भी अगर मिल जाती है ना, और वो उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं, उससे हम कुछ नया अगर पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, तो इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू एरा राइटिंग, जो हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी का और अत्याधुनिक युग अब आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। तो ऑल्दो आई ऑल्सो राइट, बड़ी बड़ी कहानियाँ भी लिखते हैं और उपन्यास पे भी मेरा एक काम चल रहा है अभी। तो बट शॉर्ट स्टोरी लिखने का एक अलग आनंद है और पढ़ने का भी एक अलग आनंद होता है, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है शॉर्ट स्टोरी पढ़ना, किसी और की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना मुझे खुद भी बहुत पसंद है। सर, अगर देखते हैं राइटर्स को, अगर हम देखें ना, जितने लोग अपने अपने समय के राइटर्स के बारे में अगर आप देखते हैं, प्रेमचंद जी को देखिए, उन्होंने समाज के लिए क्या लिखा। कहते हैं कि भाषा या फिर साहित्य समाज का दर्पण होती है। ये हमारे बीच ये कहावत बहुत पहले से चली आ रही है और ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जितने राइटर्स इससे पहले हुए हैं, जितने लोगों ने उपन्यास लिखे हैं, उन सभी के उपन्यास में आपको उनके समकालीन जो भी स्थितियां रही हैं समाज की, उन्होंने अच्छी बुरी चीज़ें दिखाई है। अब मंटो को अगर आप पढ़ें, आपने देखा कि किस तरीके से तंज कसते हैं वो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिख जाएंगी जो उनके समय पर रही हैं और उन्होंने अपने लेखनी के ज़रिए उस चीज़ के लिए विरोध किया है या उस चीज़ को समर्थन दिया है या उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है अपनी लेखनी के ज़रिए। कहानी आपके लिए क्या है? कहानी मेरे लिए बेसिकली, आप जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, क्योंकि प्रेमचंद तो प्रेमचंद ही है। उनकी कहानी आज भी बहुत रेलेवेंट है। मन्नू भंडारी, सादत हसन मंटो, चित्रा मुदगल जी, उषा प्रेमवदा जी, विनोद कुमार शुक्ल, जो आजकल अचानक से बहुत फेमस हो गए हैं, बट वो पहले से ही थे। हमने उन्हें कहीं देखा नहीं, वो कहीं दब गए थे, तो बट वो वापस आ गए। धर्मवीर भारती जी की भी पुस्तक अभी बहुत ज्यादा चर्चा में अब आने लगी। हाँ, अब धर्मवीर भारती जी और कांता भारती जी की जो दोनों पुस्तकें हैं, रेत की मछली और गुनाहों का देवता, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाती हैं, लाइफ के अलग अलग हिस्से दिखाती है। तो बेसिकली क्या है कि राइटिंग फॉर मी, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद इन्होंने मुझे ये सिखाया, इनके जो स्टोरीज हैं या फिर इनके उपन्यासों से मैंने ये सीखा कि अपना जो दायरा है ना, सोचने का दायरा, वो बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है, सोचा जा सकता है अलग अलग तरीकों से। और पर्टिकुलरली ये लोग वो बातें लिखते हैं जो एक लेखक, बेसिकली ये लोग क्या है ना, दे आर वो एक, अगर आप कह सकते हैं कि ये लोग वो हैं जिनको देख के इंस्पायर हुआ जा सकता है। इन्होंने बेसिकली वो चीज़ें कह दी हैं कि आपको स्टोरी लिखना है तो आपको स्टोरी का वो पर्सपेक्टिव देखना है जो लोग नहीं देख पाते हैं। जो चीज़ें नहीं कही गई हैं वो सामने, समाज के सामने लेके आ रहे हैं। अब जैसे सादत हसन मंटो की आपने बात करी, तो उन्होंने इतनी गहराई से ऐसी ऐसी चीज़ों को लिखा है ना, मतलब आप पढ़ते हैं तो आपके ना गूज़बम्स आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो ऑब्जर्वेशन आपकी इस तरीके की होनी चाहिए, वो मैंने सीखा। तो मैं हर एक चीज़, इवन मैं आपको बताऊं, अगर दीवार पे एक छिपकली भी चल रही होगी ना, उसके ऊपर भी कहानी लिखी जा सकती है और बहुत अच्छी कहानी लिखी जा सकती है। वो हो सकता है शायद कभी फ्यूचर में मैं ही लिख दूं कुछ ऐसा। तो एक तो ये है, कहानी मेरे लिए है, और दूसरा कहानी जीवन का जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक शख्स है जिन्होंने मुझे जीवन की कहानी के इतने अलग अलग पहलुओं से मेरा बेसिकली राब्ता कराया, वो है मेरी माताश्री। उन्होंने जिस तरीके से मेरे को जीवन के अलग अलग पहलू, उनके संघर्षों के साथ मैंने देखा, और जिस तरीके से वो जीवन में आगे बढ़ती रही हैं, इतने स्ट्रगल्स के बाद भी उन्होंने हर एक स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दी है। हर एक स्टोरी को, उनके लाइफ की हर एक स्टोरी में शी हैज़ इमर्ज्ड आउट एज अ विनर। तो
बहुत स्ट्रगल्स, वो हर एक कहानी मेरे लिए कहानी है जो मेरे को इंस्पायर करती है। तो इसीलिए दिस इज व्हाट, ऐसा जो आपने पूछा कि कहानी मेरे लिए क्या है, तो वो ये सब कुछ है मेरे लिए। आपने स्ट्रगल की भी बात की, मतलब ज़रूरी है क्या कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर राइटर बनने के लिए, बेहतर इन व्यक्तित्व अपने अंदर निखारने के लिए आपको ज़रूरी है इन सारे चीज़ों से होकर गुजरना? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसमें से भी आप बहुत अच्छा कुछ अपने बारे में, जो भी आप जीवन में देख रहे हैं, अच्छी चीज़ देख रहे हैं, उसके बारे में भी आप बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं। लिखने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपका दिल टूटना चाहिए या आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। लेकिन अगर आपके लाइफ में बम्पी रोड्स है ना, तो वो एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं। आपको अलग अलग चीज़ों का अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, लोगों के अलग अलग चेहरे दिखते हैं जब आप लोगों के साथ बातचीत, मतलब लोग जो एक्सपीरियंसेस, जो कठिन चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में, उससे बेसिकली आप बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, जो आपके ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो उससे आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, देखिए लाइफ में सबके चैलेंजेस होता है कहीं ना कहीं वो अपने से कुछ, अपने अंदर के कुछ चैलेंजेस से जूझ रहा होता है या एक्सटर्नल वर्ल्ड के चैलेंजेस से जूझ रहा होता है। एवरीबडी हैज़ सम और अदर चैलेंज इन हिज और हर लाइफ। वो अब चैलेंज की परिपाटी क्या है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज क्या है? आइसक्रीम का ना होना चैलेंज है? हाँ, या हाथ का ना होना चैलेंज है। आइसक्रीम का हाथ से गिर जाना चैलेंज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम सही, आपने बिल्कुल सही एनालॉजाइज किया है इसको। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा, ऐसी कोई रूल बुक में नहीं है कि दिल टूटा तो ही आप लिखो या आपके जीवन में बहुत कठिनाई आई तो ही आप लिखो। नहीं, आपने कुछ देखा, आप बहुत खुश हो, खुद खुशी से भी लोग लिखते हैं ना। जो हम इंग्लिश ऑथर्स जो हैं हमारे, कीट्स, ये सब जो हैं जिन्होंने इतने अच्छे पोएम्स लिखे हैं, कोलरिज हैं, तो क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो थी, लेकिन क्या उन्होंने कभी हैप्पी स्टेट नहीं महसूस किया अपनी लाइफ में? किया ना, तभी तो वो चीज़ें भी लिखी, नेचर को लिखा उन्होंने। सुमित्रा नंदन पंत ने नेचर के बारे में लिखा है। नेचर के बारे में वो कैसे लिख पाए? छायावादी कवि हैं वो। हरिवंश राय बच्चन छायावाद के स्तंभ। अच्छा, आप देखिए इनके जीवन में एक समय ये छायावाद के वो प्रशंसक रहे, उसके बाद ये आधुनिक युग में भी आ गए। एक ही समय में इंसान का अलग अलग जीवन काल में अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस भी आ सकती है। तो अब जैसे आप अगर मन्नू भंडारी को पढ़ोगे तो अब उनको आपको देखेगा, पढ़िएगा तो लगेगा कि इतना यथार्थवादी लिखती हैं। कैसे लिख सकते हैं? हाँ। मन्नू भंडारी का महाभोज आज भी सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। करेक्ट। तो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। और ये सारी चीजें मुझे इसलिए पता है, और एक ही माध्यम मेरा रहा, वो है मेरी माताश्री। क्योंकि मेरी माताश्री ने मुझे इन सब लोगों से बहुत बचपन में ही इनसे सरोकार करा दिया। उन्होंने ही मेरे इस लिखने के टैलेंट को निकाला, ढूंढ के निकाला। ये टाइटल अपने आप में, धैर्य की परीक्षा जो टाइटल है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग कैसे कि हम लोग 21वीं शताब्दी में बैठे हैं और आज के समय में यदि मैं धैर्य की बात करूं बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है धैर्य, किसी के पास धैर्य, और उसमें भी धैर्य की जब परीक्षा हो जाए तो अपने आप में ये सोचने में बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये कुछ अलग ही है, दुनिया से हटके। ये टाइटल का आपका विचार कैसे आया दिमाग में और क्या सोच के आपने इस किताब को गढ़ा? टाइटल तो बेसिकली इस बुक में लिखी एक मेरी कहानी है, उसका टाइटल ही मैंने इसको देने का सोचा। बिकॉज बहुत सिंपली अगर मैं पुट करूँ तो मैं जब देख भी रहा था, मतलब मुझे धैर्य के ऊपर कोई लोग लिखा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा हो सकता है लिखा हो, बट कुछ बहुत कंसोलिडेटेड मुझे नहीं मिला। तो और प्लस ये जब थॉट पता है मेरे पास कब आया? जब मैं एक मूवी हॉल में था और मैंने ये कुछ तरीके की सिचुएशन देखी वहाँ पे, और ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि बिल्कुल अलग सिचुएशन थी वो, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैंने फिर ये कहानी लिखी। क्या हुआ था बता सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, जस्ट एक नॉर्मल चीज थी बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो इस कहानी में। जो धैर्य की परीक्षा कहानी है, हाँ, वो आपने वहाँ से इंस्पायर होगी? हाँ, मैंने वहाँ पे जो भी इसमें इसका प्रेमाइज है
उसमें उस तरीके की कोई एक्टिविटी होते हुए देखी तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि बल्कि आई कि जब व्हेन आई विल बी इन दैट फेज ऑफ लाइफ तो ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है, तो मैं कैसे संभालूंगा। उसमें जिक्र है धैर्य की परीक्षा में, मुझे याद आया उसमें भी सिनेमा हॉल का आपने जिक्र किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब सिनेमा हॉल में गया और मैंने वो चीज मैं देखता हूँ, मुझे खुद बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा कि अरे यार ये क्यों ये हो रहा है, वो मेरे लिए नॉइज था। बट वो पता नहीं दैट फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड, एंड प्लस जो मूवी मैं देख रहा था उसमें मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये इन्हें हटाओ। नहीं, वो मूवी का प्रमाइज मुझे मैं होता है ना, कई बार आप बाय फ्लूक चले जाते हो, अच्छा कोई अच्छी मूवी, ऑल्दो आई डोंट गो रेगुलरली टू वॉच मूवीज, पहले जाता था, अब बहुत कम हो गया है। तो उसमें भी अगर एक कोई ऐसी मूवी आप देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपके दिमाग में दुनिया भर की चीजें आने लग जाती हैं। उसमें से मेरे को ये थॉट आगे ड्रैग होता गया, एंड आई रोट इट देन। उसी रात को आके मैंने ये स्टोरी लिखी, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे लिए भी धैर्य की परीक्षा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मेरे को याद आया, मेरी एक कलीग थी पुरानी कंपनी में, तो उन्होंने किताब खरीदी, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैंने तुम्हारी किताब ले ली है। तो मैंने कुछ दिनों बाद उनको कॉल किया, मैंने कहा कि आपने पढ़ी? तो वो कहती है मेरी तो खुद की धैर्य की परीक्षा चल रही है। अब खुद की धैर्य की परीक्षा से मतलब ये है कि अब वो मैरिड है, बच्चा छोटा है ना, तो प्लस शी इज वर्किंग, हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, वर्क ड्यू टू वर्क, कभी वो रहते हैं कभी वो, दोनों आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मैनेज कर रहे हैं, बट टाइम कहाँ है। तो धैर्य की परीक्षा, इट्स ऑल अबाउट धैर्य की परीक्षा। तो मैं वही कह रहा था कि एवरीबडी जो भी उस सिचुएशन से गुजरा है, एवरी वुमन हु हैज गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, वो रिलेट कर पाएगा। आपका झुकाव ज़्यादा है, मैंने इस किताब में भी नोटिस किया। आपने एक तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि रिलेटेबल चीज़ें ज़्यादा इसमें रहें जी, और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा मुझे लाइफ से, क्योंकि हम सब इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। इन सारी ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही हैं, और या फिर हम अपने आसपास देख रहे हैं। एक और चीज़ मुझे लगा, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मृत्यु को भी टच किया हुआ है इसमें, मतलब आप पता नहीं उधर की तरफ रहे हैं। मैंने जब लास्ट वाली स्टोरी भी जब मैंने पढ़ी, ड्रैक्युला वाली स्टोरी, और मैं वो स्टोरी आज ही मैंने पढ़ी है, क्योंकि सुबह मुझे अभी बहुत ही फ्रेश याद है वो। तो उसमें भी मैंने देखा कि आपका एक मतलब कि एक होता है ना कि कवि में बचकाना अंदाज भी एक आ जाता है थोड़ा, वो भी मुझे वो मिश्रित अंदाज लगा आपका, कि एक जगह तो आप अपने पश्चाताप की बात कर रहे हो, धैर्य की परीक्षा के बाद की शायद की कहानी है वो, पश्चाताप की बात हो रही है, जहाँ पे कवि इतना ज्यादा सेंसिटिव है और इतना ज्यादा गहराई से सोच रहा है किसी टॉपिक के बारे में, और एक तरह जब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा उसका अंदाज और लिखने का तरीका पूरा बदल जाता है, 360 चेंज हो जाता है, पैर 180 डिग्री घूम जा रहे हैं। तो ये जो आपने एंगल लगाया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो इस्तेमाल किया है यहाँ पे, मतलब ये कहीं ना बहुत मिश्रित अंदाज, और मुझे सबसे ज्यादा अनोखा इस किताब में मुझे यही लगा। हाँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा। आप जैसे आपने सिनेमा हॉल के बारे में बताया, वो सिचुएशन से आप ड्राइव हुए और आपने शायद वहां पे कल्पना कर ली कि धैर्य की परीक्षा तो हो गई मेरी, अब मैं धैर्य की परीक्षा लिखूंगा भी। तो क्या आपका ये मानना आपका हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है? क्या आप इस बात में मानते हैं? यस, बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं इस चीज को, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है ना, हमें उस टाइम पे लगता है कि, बट उसके लिए आपको फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर। आपको ये होना चाहिए कि ये चीज उन्होंने करवाई है, तो वो उनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप ये चीज नहीं फील कर पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है शायद कर पाते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान के साथ आपका कनेक्शन होता है ना, क्योंकि कहीं पे भी आप अगर आपका लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन लाइफ में हमने देखी है जहाँ पे हमारा कोई नहीं है, तो हमें कौन निकाल रहा है, समथिंग ड्राइविंग दैट फोर्स, कॉन्शियसली जिस पे बिलीव करते हो। एग्जैक्टली। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उन्हें माना है, वही मेरा बेड़ा पार लगा रहे हैं, और वो करेंगे, और वो आपको बिलीफ होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ये भी एक धैर्य की परीक्षा है, ये भी पेशेंस टेस्ट करता है आपका, कि आपके पास जब चैलेंज आया तो आपका परसिवरेंस कितना है,
आपकी सहनशीलता कितनी है, सहिष्णुता कितनी है, उस चीज को, उससे उबरने की क्षमता कितनी है। क्योंकि गिव अप करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास गिव अप करने का। लाइफ बहुत फास्ट पेस पे मूव हो रही है आजकल के टाइम में, आप तो देख ही रहे हैं। वी डोंट हैव द स्कोप टू थिंक एंड गो इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। वो स्कोप नहीं है हमारे पास। और नहीं, जो पर ऐसा हो रहा है सर, ऐसा हाँ। हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद, मुझे लगता है कि कहानियां इसलिए भी लोगों को पढ़नी चाहिए क्योंकि वो आपको एक जरिया देती हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और अपने मन के विकार आप निकाल लो। Exactly. या फिर आप उस कहानी को पढ़ के शायद खुद लिखने लग जाओ, कुछ आपके मन की चीजें निकलें। और आज लोग निकाल नहीं पा रहे अपने अंदर से चीजें। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही पॉइंट पकड़ रहे हैं। ये चीज ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन नहीं है गिव अप करने का। या तो आप वेंट आउट करिए, उसको वे आउट दीजिए, या तो आप सिमट के रह जाएंगे, नहीं तो और फिर गलत चीजें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए आपका अपने उस कनेक्शन से जो फेथ है, अपने भगवान के ऊपर जो फेथ है, उससे आपको बहुत ज़रूरी है आपका कनेक्शन। और ये हमेशा उससे इस्टेब्लिश होता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में उन्होंने आई है, उन्होंने मुझे चुना है। क्योंकि मेरी मदर ने भी हमेशा यही किया। उन्होंने हर सिचुएशन, उनका विल पावर, उनके अंदर बहुत कुछ सीखने को है, सबसे सारी चीज़ें उनके अंदर से सीखने को है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके अंदर जो सीखने को है वो है उनका विल पावर। तो वो विल पावर जो है, वो विल पावर ही है जो ये चीज़ इस्टेब्लिश करता है कि इस सिचुएशन से भी हम निकल के आएंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, आपने माँ का बहुत बार जिक्र किया है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे काबिले एहतराम हस्ती माँ होती है। हाँ, और बिल्कुल। एक माँ और पुत्र का जो एक रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही अनोखा होता है अपने आप में। वह होता पिता पुत्र का भी है, लेकिन शायद हम जता नहीं पाते कभी अपने पिता के साथ अपना प्रेम, या उनको गले नहीं लगा पाते। लेकिन एक माँ के साथ हमेशा एक बेटे की कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा वो नज़दीक रहता है उनके। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कनेक्टेड भी माँ के साथ ही फील करते हैं। लड़के तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, रिलेट कर पाते हैं। आप मुझे कुछ ये मदर सन के रिलेशन के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपका अपना अनुभव रहा हो और वो लगता है कि आपको वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरे लिए तो हर एक एक्सपीरियंस बेस्ट ही है, क्योंकि उनके साथ क्या है ना, उन्होंने मुझे ये बात भी सिखाई है कि देखिए, जैसे एक तो माँ और बेटे का संपर्क जैसे लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ें भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला मुझे कि माँ बेटे का रिलेशन है। माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, पिता और बच्चे का रिलेशन होता है। चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, किसी के, सबके लिए सेम ही होता है। हम क्या करते हैं ना, हमारे सब दायरे बन गए हैं, हमने खुद ये सब चीज़ें क्रिएट करी हुई हैं। पिता से नहीं कम बात करते हैं। ऐसे मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो अपने पिता के साथ बहुत फ्रैंक हैं। फ्रैंक मतलब उनके फादर भी वैसे ही हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं, ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं है। तो उन्होंने मुझे कभी कोई इनहिबिशन में रहने नहीं दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, सबसे अच्छा हमारा जो तालमेल है, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। लेकिन व्हेन शी हैज़ टू बी अ मदर, जब वो मदर वाला रोल भी आता है तो वो भी तुरंत ट्रांजिशन भी हो जाता है। जैसे कल ही मेरी कुछ बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता है, बट मेरा ये तुम्हें बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यू मस्ट नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। क्योंकि तुम, हो सकता है मेरे लिए बेसिकली क्या है ना, जब आप पेरेंट, जो मुझे उनके एक्सपीरियंस से समझ में आया, जब मैं पेरेंट बनूंगा तो मुझे पता नहीं कब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन मुझे उनके एक्सपीरियंस से ये समझ में आया कि पेरेंट इज ऑल टाइम पेरेंट। वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता है, ताउम्र। बच्चा भले ही सोच रहा हो या ना रहा हो, they are constantly thinking about their children. खाना पीना, ये वो, अच्छा कोई प्रॉब्लम, she makes it sure, मतलब वो इस चीज़ को भी एस्टैब्लिश करती हैं कि अगर उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, उस शेड्यूल में से भी वहाँ से वो थोड़ा टाइम निकाल के भी मेरे को फ़ोन करके, अगर मैंने उनको बता दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कोई हेल्थ से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो वो मेरे को मेक श्योर करती हैं, वो पूछती हैं मुझे फ़ोन कॉल बैक करके कि क्या वो सब कुछ ठीक है। तो और मैं कई बार नहीं कर पाता, भूल जाते हैं हम लोग, निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये डिफरेंस है। और ये भी वो मेरे को बार बार सिखाती रहती हैं कि देखो ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू ऑल्सो, अपने लिए नहीं लेकिन हर एक बाकी चीज़ों के लिए, कि आप को रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किसी ने सामने से कुछ किया है
कहा है तो आपको उसको रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको ये बताना ज़रूरी है कि हाँ आपने मेरे लिए ये किया है तो आई विल रिस्पॉन्ड। अगर किसी ने मेरे को कॉल किया है आई विल नॉट मिस दैट कॉल, अगर मिस कर दिया आई विल कॉल बैक। ये बहुत सिंपल सी बात है। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, बहुत जाहिर एक ऐसे पॉडकास्ट में कर रहा था, राइटर्स ही थे मेरे सामने बहुत सारे, 2 राइटर्स थे उस दिन, 3 लोगों का पॉडकास्ट शेड्यूल था बट एक नहीं आ पाया किसी कारणवश। उसमें भी माँ और ऐसे बात हो रही थी, ममता की बात हो रही थी, प्रेम की बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि प्रेम जाहिर करना बहुत ज़रूरी है, जैसा आप कह रहे हो ना कि जी। प्रेम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन प्रेम को जाहिर करना भी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई नवजात शिशु होता है या कोई बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता, वो जब रोता है माँ भी तभी उसे दूध पिलाती है। तो उसको भी जाहिर करना पड़ता है अपना प्रेम या फिर अपनी बात उसको बतानी पड़ती है, उसके बाद ही उसको मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन, थोड़ा सा बेनिफिट्स या ब्राउनी पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ मदर्स को देना जरूरी है, क्योंकि मदर्स को इंट्यूशन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। मदर्स बेसिकली क्या है ना, वो अम्बाइलिकल कॉर्ड वाला रिलेशन है, वो वाला रिलेशन है ना। फादर से थोड़ा सा मिस हो सकता है, हल्का सा, लेकिन उनसे नहीं मिस। वो 9 महीने की दूरी हमेशा रहेगी पिता के साथ, हल्का सा, वही है बस, उतना ही। आपके ऊपर है आप कैसे अपने फादर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके का रिलेशन। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये कहते हैं, कॉलेज टाइम में हम जब थे तो लोग कहते हैं मैं तो घर जाता हूँ तो मुझे तो कपड़े धुलवाने हैं इसलिए मैं घर जाता हूँ, और हम दूर के, हम छटपटाते रहते थे कब घर जाएं। घर जाते हैं तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर में ही इतना कुछ है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरे पास इतनी बातें करने के लिए, और एंडलेस बातें करने के लिए, कि मैं वो चीज़ें, बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब काम भी होते हैं ऑब्वियसली, बट वो सारी चीज़ें हैं तो मैं ये सब चीज़ें सोचता ही नहीं, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती। और लोग इस लेवल पे भी, और उस समय से जब आप कॉलेज में हैं, अगर तभी से आप ये सोच रहे हैं तो आप आगे जाके क्या ही हश्र होगा उस रिलेशनशिप का जो पेरेंट्स के साथ आपका है, या हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं क्या इन सब चीज़ों में। तो वॉट एवर इट इज़, वो तो उनका खुद का, दे आर ऑल्सो एडल्ट्स, तो अपना जो भी थिंकिंग है वो उनका है, बट ये अमेज करता है। आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की, मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती है कभी कभी कि जैसे AI है, क्लाउड की बात करें या फिर चैट GPT की बात करें, परप्लेक्सिटी की बात करें, ये एक आम इंसान से बेहतर लिखने बोलने लगे हैं। उनकी भाषा शैली भी आप जैसा कहीं वो वैसा कर लेते हैं, अपने आप को उस तरीके से बदल लेते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस दौर में आपको क्या लगता है कि जो रियल राइटर्स हैं, जो अपने हाथों से अभी भी लिखते हैं, टाइप करते हैं अपनी कहानियाँ, अपनी चीज़ों को, अपने जज्बातों को शब्द देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कितना चैलेंज हो जाएगा रियल राइटर्स के लिए इस AI के दौर में लिखना? मैं भी ये बात बिल्कुल इसी तरीके से एक दिन सोच रहा था। तो उस दिन मेरी किसी एक ऑथर से बात हुई, तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली कि AI तो आ गया है, बट क्या AI रियलिटी रख पाएगा? जो मेरी लाइफ में हुआ है क्या वो जान पाएगा? वो क्या मैं जो जिस चीज़ से इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी सूक्ष्म जो दृष्टिकोण है, क्या उसको कैप्चर कर पाएगा? AI नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप AI जो है आपको रिप्लेस कर सकता है। AI का लोग मिसयूज ज़रूर कर सकते हैं, कि आप जैसे कि हो भी रहा है अभी। क्या है, AI का मिसयूज इस तरीके से हो रहा है कि लोग अपनी पूरी की पूरी बुक AI से लिखवा लेते हैं एंड उसको फिर पब्लिश भी कर लेते हैं, आउट पब्लिश कर लेते हैं। तो ये भी चल रहा है, और बहुत अभी हो गया इस चीज़ को, आते ही शुरू हो गया है सब कुछ होना। कंटेंट क्रिएशन का, आई मीन कंटेंट राइटिंग, बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग की जॉब्स चली जा रही हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग लोग AI से करवा ले रहे हैं आजकल, AI से करवा ले रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव आप देखिए ना, AI जो लिखता है बेसिकली वो देखिए, और आप जो लोग लिखते हैं उसको देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है आपको खुद समझ में आ जाएगा पढ़ के। तो दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव नहीं है। AI से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, AI से आप हेल्प ले सकते हैं अपने कंटेंट के अलाइनमेंट को अच्छा करना। जैसे अगर आपने कोई खुद से ही बुक, हो सकता है शायद आप अब ये टाइम भी आ जाए, कोई ऐसा एरर्स आप चेक करवा सकते हैं, कहीं कुछ मिस हो रहा है या, है ना, हो सकता है जैसे कहीं पे आपने कोई ग्रामेटिकली कोई चीज़ को फ्रेम अलग तरीके से किया है, AI उसके 10 तरीके आपको और बता देगा। That is what ChatGPT और these things are doing. Perplexity है या फिर ChatGPT है,
और ओपन एआई है, आपका जेमिनाई है, सब कहीं पे भी को पायलट है, आप कहीं, हम भी यही करते हैं ना, जब हमें कोई अपना कंटेंट को अलाइन करना होता है तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम काम करते हैं तो हमें क्या है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, वो एआई नहीं कर सकता। एआई आपको एक फॉर्मेट बना के दे सकता है। तो एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई विल ऑलवेज बी अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट उसको अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चैलेंज हमारे पास क्या है, एआई को किस तरीके से यूज करना है, अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अभी पहले हमें वो चीजें धीरे धीरे, उसके लिए थोड़ा टाइम ही देना पड़ेगा। क्या है, अभी 10 साल पीछे के 10-15 सालों में चीजें बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं। ये चीज आप भी समझते होंगे। हाँ। और आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, बहुत रैपिडली चीजें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजीज आई हैं, गई हैं एंड एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड। अब एआई आ गया है, एआई अब आपस में बात भी कर रहा है। हाँ, अपने आप को बेहतर कर रहा है खुद ही। हाँ, आपस में एआई का बात करना डेंजरस है, बहुत डेंजरस। आपने शायद आइजैक एसिमोव की एक कहानी पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो कभी तो आप पढ़ना। आइजैक एसिमोव इज अ साइंस फिक्शन ऑथर। तो वो लिखते हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत पहले लिख दी थी। उन्होंने मैकेनिकल टीचर का कॉन्सेप्ट, मतलब ये रोबोटिक टीचर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो अपनी किताब में, आज से 100-150 साल पहले। तो वो लोग लिख के जा चुके हैं जो आज हो रहा है, लेकिन ये है कि बहुत रैपिडली हो रहा है। रैपिड चीज़ें क्या होता है ना, वैपिड हो जाती हैं। तो आपको उसके लिए बेसिकली जो है अपना जो आपकी प्रक्रिया है ना, उसको आपको बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा कि आप कैसे किस चीज को वो कर रहे हैं। बेसिकली प्रेम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भारत जैसी भूमि पे हम लोग पैदा हुए, हम लोग बहुत ही समृद्ध जगह पे पैदा हुए हैं, बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पे भारत हमेशा से ही, अगर आप देखें हिस्ट्री में भी केंद्र रहा है। चाहे आप इतिहास की बात करें, इतिहास में भी केंद्र में रहा है, पॉलिटिक्स में केंद्र में रहा है, रचनात्मकता में भी केंद्र में रहा है, लिखावट में आप देख लीजिए, लिपि के माध्यम से, हर जगह हर फील्ड में भारत हमेशा ऐसा है कि वो केंद्र में रहा है। और यहाँ पे हमारे हुए भी ऐसे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाओं के ज़रिए या फिर अपने कलाओं के ज़रिए पूरे विश्व पे राज किया है। बिल्कुल। और जब प्रेम की बात मैं करता हूँ तो मुझे याद आता है जब शायद चौथी या पांचवी शताब्दी में कालिदास जी ने मेघदूत की जब रचना की, उन्होंने लिख दिया मेघदूत, वो यक्ष और यक्षिणी की कहानी जब लिखी उन्होंने, फिर उन्हीं को क्वेश्चन करता है हमारे ही यहाँ का कोई कवि, शायद निराला जी ने पूछा कि सच बताना कालिदास, तुम रोया कि यक्ष रोया कि तुम रोए थे, यक्ष रोया कि तुम रोए, धवल गोलगिरी पर्वत पर सच बताना तुम कब तक सोए थे। फिर मीराबाई होती हैं जिन्होंने प्रेम को समर्पण लिख दिया। हाँ। एक आत्म भाव से उन्होंने श्री कृष्ण को भजा जी। हमारे यहाँ पे यहीं की बात है, दिल्ली के निजामुद्दीन की बात है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जब अमीर खुसरो ने लिख दिया कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, सो पार। हाँ। यहाँ पे फिर यहीं पे लिख देते हैं, तेरे शाहिर लुधियानवी जी शायद लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। हाँ। प्रेम को इतनी तरीके, इतने रंगों से लिखा गया है ना, अलग अलग रंगों में। आपका क्या नजरिया है प्रेम को लेके, आप उसको कैसे देखते हो? प्रेम किस तरीके के प्रेम की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो हमारा बेसिकली ऐसा होता है अक्सर कि प्रेम की जब भी हम बात करते हैं ना तो प्रेमिकाओं का ही प्रेम हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है, पत्नियों के प्रेम को भुला दिया जाता है। हाँ, exactly. ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि व्यवहारिकता में भी ठीक नहीं है। कि क्या है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार, जो मैंने अपनी कहानी आडंबर में भी लिखा है कि जो बेसिकली होता है ना, वो है बेसिकली जो प्यार की डेफिनेशन वही है कि आपके अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग क्या है। कई बार हमें कुछ ना कह के भी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। क्या वो अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारे पेरेंट्स जो जिस एरा में थे, उनकी क्या अरेंज मैरिज हुई थी, उनकी तो मैक्सिमम लोगों की तो देखा भी नहीं था एक दूसरे को, देखते भी नहीं थे। हाँ। तो क्या उस समय की शादियाँ टिक नहीं रही हैं? किस बेसिस पे टिक रही है? मैं शादी टिकने और ना टिकने की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट उनका बेसिकली क्या है, उनको एक दूसरे का की इतनी समझ है, इतनी गहरी उनकी आपस की का तालमेल है ना कि वो मतलब इट इज इनक्रेडिबल। तो वो है प्रेम।
अगर आप एक दूसरे को इस कदर समझने लग जाएं कि उनके बिना कहे आप उनकी बातों को समझ जाएं, उनके हैबिट्स को समझ जाएं, तो ही वो प्रेम ही है। प्रेम कैसा कुछ नहीं है कि अलग से मुझे चांद तारे तोड़ के लाना पड़ेगा, या जो हमें बेसिकली ये सब जो मीरा भाई का प्रेम कितना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में एग्जैक्टली वो जिस तरीके से प्रेम करती थी, उन्होंने तो कभी कृष्ण से उनकी कभी मुलाकात तो नहीं हुई। वो तो थी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ही एक लेडी, मेवाड़, वो उनकी शादी मेवाड़ में हुई थी, वो मारवाड़। अब बेसिकली जो उनका ट्रांजिशन वहां से, तो उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वरूप मान लिया था। जैसे आप अगर देखें तो शिव पार्वती जी के लिए पार्वती जी ने शिव जी को अपना आराध्य मान लिया था, ठीक है। तो अगर उस तरीके की चीजें हैं तो आपका बेसिकली एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास है, वो ही प्रेम है। प्रेम वो नहीं है कि मैंने इनको देखा तो, देखिए सामने से देखने से आपको एक अट्रैक्शन हो सकता है, और हो सकता है वो अट्रैक्शन धीरे धीरे उस इंसान की खूबियों को भी देख के आपको और उसकी तरफ अट्रैक्शन होता चला जाए, और फिर वो आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग ही होगी बेसिकली, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने अपनी पहली कहानी में भी उसमें लिखा था, जब शादी हो रही थी उस समय जब आग की लपटों में नायिका आ जाती है, उसके बाद उस टाइम भी वो मोहित हुआ था उसके स्वरूप पे। हाँ। उसके बाद जब दोबारा विवाह होने जा रहा था उस समय भी सादगी पे भी वो दोबारा मोहित हुआ। नायक हमारे किरदार जो बात हो रही है उस कहानी में, तो वो देखने को मिलता है कि आप हमेशा फिर से प्रेम में पड़ गया सेम इंसान के साथ। एग्जैक्टली। तो ये और लोग कहते हैं प्रेम का कोई दायरा नहीं होता, प्रेम का भी दायरा होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दायरा होता है तभी आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चल पाते हो। नहीं तो क्या है, इंसान का माइंड या इंसान की जो थिंकिंग है ना, वो इतनी कॉन्वोल्यूटेड है, इतनी पोल्यूशन आ गया है उसके अंदर कि वो कुछ भी सोच सकता है। और आजकल लोग दे गेट अवे विद सेइंग कि अरे प्यार और जंग में सब जायज है। तो दिस इज नॉट, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट इट। बहुत चीजें अलग इंटरप्रेट हो गई हैं, और हम क्या है, हम जो भी करते हैं उसके लिए हम अपना जस्टिफिकेशन खुद ही बना लेते हैं। हाँ, अगर राम के बताए हुए मार्ग पे ना चल पाओ तो हर शहर में एक रामपथ बना दो। हाँ ये वही वाली बात exactly, वही वाली बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ऐसे ही करते हैं इंसान, जब हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है तो उसको अपने से अलग कर देते हैं, उसको देवता बना देते हैं। एग्जैक्टली तो उसके लिए आपको अपना दायरा, अपने सोच का दायरा बढ़ा के चलना पड़ेगा। दायरा बढ़ा के चलने से मुझे एक चीज़ ये याद आती है कि जब मैं कॉलेज में था तो हमारा जो एक कॉलेज का ग्रुप होता है, एक कॉलेज का हमारा गैंग होता है ना खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हाँ। तो बिकॉज हम दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट डे 2-3 दिन के अंदर जो कुछ मेरे दोस्त बन गए, वो मेरे साथ आज भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। उनमें से एक मेरा बहुत खास दोस्त है, उसने मेरे को इस चीज़ के बारे में बहुत पर्सपेक्टिव मेरा क्लियर किया, और बहुत मैच्योर है थिंकिंग में भी। उसने मेरे को ये बात सिखाई कि आपका दायरा कितना बड़ा करना ज़रूरी है, आपको सोचने की ज़रूरत है। हर एक का पर्सपेक्टिव हो सकता है अपना। जब हम स्कूल से कॉलेज आते हैं ना, तो हम एक बैकग्राउंड लेके आते हैं अपने साथ। हाँ, ढो के आते हैं अपने साथ। हाँ, हमारा एक बैकग्राउंड होता है, हमें चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है, एक प्रोटोकॉल लेकर आते हैं, सेट ऑफ रूल्स अपने साथ कैरी करते हैं कि ये लोग तो ऐसे होंगे, ये लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें मुझे उसने बहुत हेल्प करी समझाने सिखाने में कि देखो ये चीज़ें तुम करते हो, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो ये गिव एंड टेक जो फ्रेंडशिप्स में भी होती हैं, वो मतलब बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई भी चीज़ डिसीजन लेता हूँ या फिर कोई बातचीत होती है, तो मैं उसको भी अपने बातचीत में ज़रूर शामिल करता हूँ, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, दिस पर्सपेक्टिव मुझसे मिस हो गया। तो उसके लिए मैं क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना काम आप जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए तो 1000 चीज़ें हैं आप कर सकते हो, तो ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, बट दायरा बढ़ा के देखो क्या ये चीज़ें हो सकती थी। और ये उपन्यास से बहुत या कहानियों से बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि जब आप एक कहानी पढ़ते हो तो एक ही कहानी में शायद आप 8-10
एक किरदार पढ़ लेते हो हाँ। एक कहानी के अंदर ही, हाँ, और ऐसे ऐसे अगर आपने 10 कहानियां पढ़ी, आपने 80 किरदार अपने दिमाग में रखे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में आप रिलेट कर लेते हो उससे। Exactly. ऐसा होता है हमारी लाइफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से चीजें चलती हैं। और आप जो है अपने लोगों अपने आसपास जो भी चीजें चल रही है ना, उसको लेकर अपना जो भी जजमेंट बना रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मत रहिए। उसका बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। हम जो चीज़ नहीं देख पाते हैं, सामने वाले की बातचीत हमें नहीं समझ में आ रही होती, हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो। तो इसीलिए सिंपैथी ज़रूरी है, एम्पैथाइज करना, एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी सिचुएशन में खुद को रख के देखिए। और ये चीज़ मेरी मदन हमेशा मेरे को, जब भी कोई इस तरीके का इवेंट होता है, तो वो जब भी हमारा कोई बातचीत इस तरीके की होती है, तो वो हमेशा ये कहती हैं कि तुम सबसे पहले अपने आप को उस जगह तो रख के देखो। अगर वो इंसान ने ऐसा काम किया है तो वो क्यों किया? अच्छा, तुमने ये क्यों किया? सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन ये होता है, तुमने ये वाला काम क्यों किया? तुम ये भी तो कर सकते थे। तुम्हारा पर्सपेक्टिव इतना ही क्यों रह गया? तो ये सारी चीजें, तो ये पर्सपेक्टिव समझने के लिए भी आपको बहुत जरूरी है कि आप कहानियां पढ़ें, उपन्यास पढ़ें। अच्छे अच्छे लोगों ने इतना, और आजकल मैं आपको ये बताऊं, मैं तो अभी मेरी नई किताब ही आई है, मेरे समकालीन जो भी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं कुछ लोग, उन लोगों की भी कहानियां आपको पढ़नी चाहिए। और नए लोगों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नए लोग नया साहित्य लिख रहे हैं और साहित्य के टाइप को, बेसिकली जो साहित्य की रूपरेखा को भी बदल रहे हैं। बिल्कुल सही सर। प्रेमचंद की कहानियां अमर हैं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो रिलेटेबल हैं। प्रेमचंद रिलेटेबल है आज भी, लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं। प्रेमचंद जैसे भगवती चरण वर्मा जी जैसे, निर्मल वर्मा जी जैसे, मन्नू भंडारी जैसे, चित्रा मुदगल जी जैसे कुछ ही लोग होते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत एक ही अपनी सदी में एक ही पैदा होते हैं, या फिर अपने समय दिनकर इतना बड़ा नाम है हमारे हिंदी साहित्य, रामधारी सिंह दिनकर, ओहो मेरे को गूज़बम्स आ गए उनका नाम लेकर। मैथिली शरण गुप्त, आज उनकी साकेत आप उठा के पढ़िए, आपको ऐसा लगे। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा शब्द ज्ञान का भी होना जरूरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पढ़िए तो सही। क्या ओजस्विता से लिखते हैं वो लोग, अपने कैसे लिख लेते हैं। आपको जो मैं एक बुक क्लब में गया था, तो वहाँ पे लोगों ने राइटर्स और रीडर्स ब्लॉक की बात कर रहे थे। तो राइटर्स ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जब एक राइटर के ना दिमाग में थॉट प्रोसेस तो है, लेकिन वो कैसे लिखे, या थॉट प्रोसेस ही नहीं है, इनिशिएट कैसे करें, या बहुत समय से कुछ नहीं लिख पा रहा है। या रीडर्स ब्लॉक क्या होता है, जब आप बहुत टाइम से ना पढ़ नहीं पा रहे हो, 10 चीज उठा रहे हो, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लग रहा, अटेंशन स्पैन बहुत वीक हो गया है। और ये आजकल के टाइम में बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, शॉर्ट स्पैन हो गया है अटेंशन का। मेरे इसी दोस्त से, जिस दोस्त का जिक्र कर रहा था मैं अभी, मेरी एक दिन फोन पे उससे बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अब मैं मूवी देख के 3 घंटा मूवी देखने थिएटर में जाने से मैं कतराता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो ये अटेंशन स्पैन कम ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। इज द बेस्ट ऑप्शन। एक हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था। एग्जैक्टली बहुत अच्छा है। मुझे भी पर्सनली भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है जब से पढ़ना शुरू किया है। एक मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ था, मैंने मेरा बर्थडे आता है 16 अगस्त को, 2025 में मैंने अपने आप को गिफ्ट की कुछ किताबें। तो उसमें से एक किताब गुनाहों का देवता भी थी। मैंने बहुत सुना था किताब के बारे में, हिंदी साहित्य के जितने पढ़ने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कभी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ में, अभी पढ़ लो या 10 साल बाद पढ़ लो, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ना। तो दिमाग में थी, नया रीडर था, मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड जब किताब घर पे आई तो वो बहुत ज़्यादा किताब है, उसमें शब्द ही शब्द, कुछ कहीं पे जगह भी नहीं छोड़ी है, एकदम भरा पड़ा है, पूरा पैक्ड है। तो मुझे थोड़ा डर लगा उसको पहले उठाने में। मैंने बाकी किताबें उठाना शुरू किया, लेकिन वो रखा रह गया। फरवरी 2026 आ गया, अचानक से क्या होता है मेरी फीड में, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, मेरे फीड में आता है, बस 2 लाइनें आती हैं, वो लास्ट वाली लाइन, और फिर सुधा की रेत का सांप टूट फूट कर नदी में बिखर गया और जीवन उस तरीके से चलने लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, माय गॉड, मैं पागल हो गया कि यार ये कौन सी किताब का है। मैंने सर्च किया लास्ट लाइन जाके, फिर देखा गुनाहों का देवता। मैंने उसी दिन से उसको पढ़ना शुरू किया। एंड आप सोचेंगे मैंने
वन सिटिंग में, मेरे को रात लग गया, दिन लग गया, ऐसे करके मैंने 12 घंटे वो किताब कंप्लीट कर ली। मैं जो रोया उसको पढ़ने के बाद, फिर मेरे को पता लगी अच्छा इसी के साथ साथ आपको रेत की मछली भी पढ़नी चाहिए। फिर साथ साथ वो भी आई, फिर वो पढ़ा, फिर पता लगता है कि सच में उपन्यास किसे कहते हो आप, है ना। जब आप डूब जाते हो उपन्यास में, इतने कैरेक्टर्स को मैनेज करना, अपने एक साथ दिमाग में लेकर चलना, कैसे कर पाते हैं राइटर्स? आप कैसे कर लेते हो? आप कैसे सोचते हो कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे उनको बिल्ड करते हो, कैसे उनको कहानी में लास्ट तक रेलेवेंट रखते हो, है ना। कहाँ तक इनको लेकर आना है, कहाँ पे फिर ये अब इनको बाहर करना है, या फिर कुछ नया कैरेक्टर आएगा, ये सारी चीजें होती कैसे हैं? नहीं, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। आपने ये चीज़ बोली कि मैंने अपने आप को बुक्स गिफ्ट करी, तो ये बहुत अच्छा काम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, मेरे को बड़ा छू गया कि आपने अपने लिए किताबों को गिफ्ट किया, अपने लिए सोचा, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि राइटर्स का बेसिकली, मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताऊं। मेरा क्या होता है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखनी शुरू करी है, अब अगर मैंने उसको एक सेटिंग में कंप्लीट नहीं किया, तो वो अगली बार जब मैं लेके बैठूंगा तो उसकी रूपरेखा बदल जाती है कहानी की, ट्रांजिशन हो जाता है। एग्जैक्टली, ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन क्या है, इसको कंजर्व करने का क्या तरीका है? इसको कंजर्व करने का तरीका क्या है कि आप अपने कैरेक्टर्स को लेकर अपने माइंड में बहुत क्लियर रहिए, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आप हो सकता है एक्स इंसिडेंट दिखाना चाह रहे थे, वाई इंसिडेंट दिखा रहे हैं वाया, लेकिन स्टोरी नहीं आपकी बदलनी चाहिए। जो आपके माइंड में है उसका इम्पैक्ट आप बहुत, आपका पूरा ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है, इम्पैक्ट आप बहुत अलग तरीके से ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इससे इसके नुकसान और फायदे दोनों हैं। नुकसान क्या है, आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी, एक तो ये नुकसान है, इसका डर है, रिस्क है। और दूसरा ये है कि कई बार उससे कहानी का जो पर्पस है वो बदल जाता है। बट इसका फायदा क्या है कि जब आप लिखने अगली बार बैठते हैं तो आपका दिमाग और नए पर्सपेक्टिव्स लेके आता है। क्योंकि हो सकता है जब मैंने शुरू करी थी वो कहानी, और उस समय में और आज के समय में हो सकता है कुछ समय बीत गया है और मेरे लाइफ में कुछ और इंसिडेंट्स हो गए हैं, तो और कुछ और लोगों से मैं मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑलरेडी चीज लिख रहा था और अभी मेरी आपसे बात करते करते कुछ मेरे दिमाग में अभी आ गया है, तो मैं जब उसको लिखूंगा बैठ के, तो वो मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव आ गया, तो वो जिसको कहते हैं ना अलंकार का काम करेगा। तो इसका फायदा सबसे, और यही सबसे मेन फायदा है इस चीज का, ये होने का। तो ये होना भी अच्छा है और ये बहुत ज्यादा होना है। इसका मतलब ये है कि आप अभी राइटिंग आपकी उतनी मैच्योर नहीं हुई है। राइटिंग मैच्योर, आपकी हमेशा राइटिंग, आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग और मैच्योर होती चली जाएगी, आपको और कोहेरेंस समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है। जब आज हम कंपनीज में प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बोला जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन की एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, एक स्टोरी होना चाहिए उसका, आप क्या बताना चाह रहे हो। ये नहीं कि अचानक, सबसे पहले तो आपको अपने ऑडियंस को फ्रेम ऑफ माइंड में लाना ज़रूरी है। वो फर्स्ट लाइन से ही आपकी बातों में आ जाए, क्योंकि वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होगा उससे पहले। तो वहां से कहानी आपकी शुरू होती है। फिर प्रेमाइज कैसे कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात, तो वो कोहेरेंस से आता है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, मेरे साथ बहुत होती है, मेरे साथ रीडिंग में भी बहुत होता है कि मैंने कोई किताब का एक ही लाइन पढ़ा है एक दिन बस, और फिर वो 25 दिन नहीं पढ़ी मैंने किताब, उसके बाद फिर अगले 25 दिन बाद सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ा, और हो सकता है 2-3 दिन बाद पूरी बुक खत्म कर दी। ऐसा होता है, कई बार होता है। आपको आज एक ही चैप्टर आपने पढ़ा, एक ही पेज पढ़ने का मन है, अगले दिन आप बैठे आपने 25, 30, 40 पेज एक साथ पढ़ लिए और आप पढ़े जा रहे हो, डूब गए हो, बिल्कुल डूब गए हो। हाँ, आपको एक ना किक मिल जाती है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर पागल हो जाता है इंसान कि मुझे तो पढ़नी है अब ये। जैसे अभी हम रेत की मछली की बात कर रहे थे, तो रेत की मछली के साथ मेरे को क्या हुआ, वो बहुत हैवी है, वो गुनाहों का देवता से बहुत ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने आप को, इमोशनली भी आपको बहुत डूबना पड़ेगा उसको पढ़ने में। मैंने रेत की मछली बहुत रिसेंट पढ़ी है। अच्छा। और मैंने गुनाहों का देवता 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी।
मैं 11th स्टैंडर्ड में जब था तो मैंने गुनाहों का देवता के बारे में बहुत सुना था और सूरज का सातवां घोड़ा भी पढ़ा था। 1957 या 59 में प्रकाशित हुई थी गुनाहों का देवता। एग्जैक्टली। इतनी पहले जब मैंने पढ़ा उसको मैंने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो हमारे हाँ। पिताजी के दादाजी के समय में भी बेस्ट सेलिंग रहा होगा। बेस्ट सेलिंग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत में तो नहीं था, उसकी भी बड़ी कहानियां हैं, रणवीर भारती की खुद के जीवन की बहुत कहानियां हैं। तो लेकिन ये है कि जो उन्होंने जो लिखा है, रणवीर भारती का जो पर्सपेक्टिव है, कांता भारती का पर्सपेक्टिव उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली चीज है। आप इन्वेस्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा, और बहुत हैवी है, तो एक सिटिंग में नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं पढ़ पाया एक सिटिंग में पूरा, बहुत हैवी हो जाता है। उसके कहीं कहीं तो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो कि अरे ये क्या हो गया। ये भी देखना या सुनना पड़ा मेरे को, ये भी समझना पड़ा। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं। आप बनारस से हैं जी। मुझे कुछ बनारस के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी कुछ एक कहानी में मैंने भोजपुरी भी आपने यूज की है वहाँ पे। हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ। वहाँ पे आपने एग्जैक्टली आम बोलचाल में ही आपने एग्जैक्टली एज इट इज वर्ड रखे हैं वहाँ रखे पे। हैं, हाँ। थोड़ा बनारस के बारे में बताइए और कैसे बनारस से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कहानी लिखने में, क्योंकि बनारस में जो इंसान रह रहा है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व आनंद वहाँ पे अनुभव कर रहा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली बनारस हमारे लिए, मतलब कहते हैं ना कि हमें साल में एक बार तो बनारस जाना ही है, चाहे हम कितने भी बिजी हों। किसी को भी जाना चाहिए ऐसा? नहीं, हम, अच्छा, आप जाते ही हैं। मैं और मम्मी, ओके, हम लोग जाते ही जाते हैं, क्योंकि बनारस का ऑरा अलग है। वो बहुत पॉजिटिविटी वाला शहर है। आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी वहाँ पे। इवन अगर वहाँ के बहुत चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है, उस शहर के अपने चैलेंजेस हैं, बट उस शहर की चहल पहल, उस शहर की चमक दमक, वो इतना इन्फेक्शियस है कि आप उसे अछूते नहीं रह सकते। जकड़ लेता है आपको, जकड़ लेता है बिल्कुल। और प्लस बहुत ज़्यादा इसलिए भी हम लोग वो हैं क्योंकि मेरी मदर जो है वो BHU की प्रोडक्ट हैं। तो और प्लस वो रही भी है वहाँ, और हम लोग हमेशा जाते रहे हैं। प्लस ये है कि मेरा जो मतलब ननिहाल है उसका एक पक्ष वहीं से है। वो बहुत पुरानी जनरेशन, पुश्तों से हम वहीं बनारस में ही रहे। हाँ, तो और उस वजह से, और इधर मेरी नानी के साइड से हम मिर्जापुर के हैं। अरे बहुत खतरनाक जगह से हो आप तो और भोजपुरी वगैरह, देखिए भोजपुरी का क्या है कि बेसिकली जो वो सब है, तो दोनों जगह की भोजपुरी, पश्चिमी पूर्वी भोजपुरी थोड़ी अलग अलग है। तो मेरी मदर को दोनों ही आती हैं बहुत अच्छी। तो जब वो कभी वहाँ चली जाती हैं तो शी ट्रांजिशंस इमिडिएटली, कि वो तुरंत बोलना शुरू कर देती हैं। वो उनको वहाँ का बेसिकली ग्रामर भी बहुत अच्छे से पता है कि दोनों जगहों में ग्रामर का कहाँ क्या अंतर होता है। मुझे बोलनी नहीं आती उतनी अच्छे से, मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में और थोड़ा बहुत लिखने में आ जाता है, मैं कर लेता हूँ, उतना तो मैं कर लेता हूँ। बट बोलना उतना नहीं अच्छा है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बोल नहीं पाता हूँ इतनी अच्छी तरीके से आपने पूरे पॉडकास्ट में बातें की है, मुझे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि आप पहली बार पॉडकास्ट में हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि दिस इज फर्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो सच में फील होता है उनको और कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास कैमरे होते हैं, जब लाइट्स होती है ना, तो आप फिर वो चीज में थोड़ा दबा हुआ फील करते हैं, और या फिर तो उसको ओवरकम होने देते हैं अपने ऊपर। लेकिन आप बिल्कुल जैसे थे कैमरा चालू होने से पहले वैसे ही अभी भी हो, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है आप। इसके ये सबका जो श्रेय जाता है मेरी मदर को। उन्होंने मेरे को शुरू से ही इस तरीके से बनाया ना, बिल्कुल रेडी बनाया प्रोडक्ट, कि अब मार्केट में रिलीज करने के लिए रेडी प्रोडक्ट है। आप कहीं पे भी जाएगा बच्चा एक्सेल करेगा, ऐसा उन्होंने बनाया। बाकी तो मेरे ऊपर है, मैं कहाँ कैसे क्या करता हूँ वो तो मेरे ऊपर ही है। और प्लस हमेशा गाइडेंस रहता है उनका हाथ हमेशा ऊपर, भगवान के, मैं तो कहूँगा भगवान से भी ज्यादा उनका हाथ है मेरे ऊपर। तो भगवान तो है ही हमारे साथ में, उसका बिलीफ है ही हमारे, उसके साथ उनका होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक और उपन्यास पढ़ रहा था, अक्टूबर जंक्शन, अच्छा, दिव्य प्रकाश दुबे जी की। अच्छा, वो कहानी शुरू ही होती है बनारस में, वो बनारस से ही आधार है उस कहानी का। अगर आपने बनारस की कहानी का जिक्र किया है तो आप बनारस टॉकीज पढ़िए सत्या व्यास की, और निखिल सचान की UP 65 भी पढ़िए। अच्छा, हाँ, वो अच्छी कहानियां हैं। और
बहुत अलग अलग वे में बनारस को डिफाइन किया है उन्होंने। कुछ ऐसी मुझे उपन्यास सजेस्ट कीजिए या फिर कहानी संग्रह जो बेस्ट हैं, जो लोगों को पढ़नी चाहिए, या आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जेनजी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, या फिर कुछ ऐसी किताबें जो जीवन में एक बार तो मनुष्य को पढ़नी ही चाहिए अगर उसने भारत में जन्म लिया है तो। प्रेमचंद को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, प्रेमचंद को ज़रूर पढ़िए, और प्रेमचंद की हर एक कहानी ज़रूर पढ़िए। प्रेमचंद की कहानी मंत्र, अच्छा प्रेमचंद की कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं आपसे प्रेमचंद की कहानी डिस्कस करूंगा ना, आपको लगेगा ये तो इस कहानी में क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल है। परीक्षा, परीक्षा सुजान सिंह जो है अब रिटायर होने वाले हैं, तो उनको एक अपनी जगह एक बंदा चाहिए, और वो उस हिसाब से अपने बंदों के लिए ऑडिशन लेते हैं। आजकल का पर्सपेक्टिव में, मैं जेनजी पर्सपेक्टिव में अगर समझाऊं तो ये है कहानी कि ऑडिशन ले रहे हैं और उन्होंने एक टेस्ट रखा है उसके लिए, और उसमें जो अव्वल आ गया वो विनर है और वो अब गद्दी संभालेगा। बट अब आप यही चीज पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको सुजान सिंह का थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, जो जीता उसका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, उसने क्या चैलेंज ओवरकम किया उसका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, और जो अनका है वो भी समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली मंत्र, मंत्र कहानी जो है उनकी, मैं बहुत प्रभावित हूँ मंत्र कहानी से, क्योंकि मंत्र कहानी इतना दिल को छू जाने वाली कहानी है। कहानी में कोई बहुत, आज आप एक दूसरे को समझाने लगेंगे नहीं वो क्या है, वो तो एक हकीम वैद्य था, वो आया था तो उसको ट्रीटमेंट कराना था अपने बच्चे का, वो गोल्फ खेलने चला गया तो नहीं कर पाया, 20 ईयर्स बाद सेम सिचुएशन उसके बच्चे के साथ भी वही हुआ, लेकिन वो गया उसको ट्रीट करने। बस यही कहानी नहीं, ये कहानी नहीं है। आप पढ़िए तो सही, आपको ना आपके मन के अंदर तक वो कहानी छू के, मतलब आपको तहस नहस कर देगी। किरदार कैसे निकल कर आते हैं, घीसू ऐसे किरदार, मांझी किरदार, ओह माय गॉड। आप उठाओ कफन, आप नमक का दरोगा पढ़िए, आप कफन पढ़िए, पूस की रात पढ़िए, आप बूढ़ी काकी पढ़िए, गोदान पढ़िए, सेवा सदन पढ़िए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। हाँ, तो सेवा सदन आप पढ़िए। तो ये सब तो है। फिर मन्नू भंडारी जी को पढ़िए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में उनको बहुत बहुत ज्यादा लोग रेलेवेंट करेंगे। और मैं ये कहूंगा लोगों को कि महिलाओं की कहानियां महिलाओं के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। लोग महिलाओं को पुरुषों के नजरिए या दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि मृदुला गर्ग जी हैं, उन्होंने चित्त कोबरा लिखी है, वो बैन हो गई थी फॉर एनी XYZ रीजन, जो भी है वो बैन हो गई थी कहानी, लेकिन आप पढ़िए तो सही, आपको समझ में आएगा कि उस कहानी में उस स्त्री ने मतलब स्त्री के अंदर की चीजें समझाई हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम कौन होते हैं कि एक स्त्री को डिफाइन करने के लिए? स्त्री को स्त्री के हिसाब से भी सोचना जरूरी है। आपने भी अपनी कहानी संग्रह में बहुत जगह दी है हाँ स्त्री विमर्श पे, बहुत जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोगों को ना बेसिकली ये समझाना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि उनको प्रिविलेज ज़्यादा मिल रहा है या हमें प्रिविलेज कम मिल रहा है, हमारी बात नहीं हो रही है, उनकी ही बात हो रही है। ऐसा फील नहीं होने देना है। पहले आपको थॉट प्रोसेस समझना है कि क्या थॉट प्रोसेस है, कहाँ से। अभी जैसे क्या है कि कुछ केसेस लास्ट 2-3 साल में कुछ ऐसे केसेस सामने निकल के आए जहाँ की रिवर्स चीजें हो रही हैं, जहाँ जो महिलाओं के ऊपर शोषण हुआ वो पुरुषों पे होने लगा, तो बहुत हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। लेकिन महिलाएं तो इसे कब से झेलती आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो होना ही है, एलिमेंट्स है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक महिला और एक पुरुष सिर्फ उनमें रिप्रोडक्टिव तरीके से डिफरेंसेस हैं। When it comes back to you, आपने भी अपनी कहानी में लिखा, जब प्रायश्चित में ही शायद आपने लिखा वही चीज़, जब दोबारा होती है वो उसको पूरा कैसे अपना किया, जब आपके ऊपर वापस होकर आता है exactly. तब आप फील करते हो कि यार, वो आपने जूतों में पैर वाली बात बोली ना, हाँ. जब आप उस जूते में खुद अपने पैर डाल के देखते हैं तब आपको वो सिचुएशन समझ में आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये सब कैरेक्टर्स हमारे आसपास हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सब कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, और हमें इनकी कहानियाँ पता नहीं होती क्योंकि हम ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते।
हम नहीं समझते। आप लोगों के साथ आजकल लोगों ने लोगों के साथ बात करना छोड़ दिया है। फ़ोन पे लोग टेक्स्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टाइम की पॉसिटी है, बट क्या हमें लोगों से बात करना छोड़ना अच्छा है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि लोगों से हम जब एक बात अच्छे करेंगे समाज ना, के लिए एक अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि क्या है, वर्क फ्रॉम होम में कौन, बस सिर्फ ना हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, ना हमें पता होता है, हम मीटिंगों में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ें सही हैं? हम जब लोगों के साथ सामने आमने होकर बात नहीं करेंगे, उनकी कहानियाँ नहीं बैठेंगे, ऑफिस में हम बैठेंगे, 10 लोग आएंगे, कभी ऐसा समय भी होगा ना, थोड़ी देर के लिए हमने उन व्यस्त पलों में से भी कुछ ऐसे फुर्सत के पल निकाल के आपस में हंसी मजाक ही कर लिया, उसी में 2-4 बातें निकल के आ गई सामने, इतना ही काफ़ी है एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए। किसी के साथ क्या हुआ उसके बारे में आप जब उनके साथ डिस्कस करोगे तो आपको उनका पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा। किसी ने कोई काम क्यों किया ऐसे, उसका पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा। पर्सपेक्टिव समझना इसलिए ज़रूरी है। तो जो लोग अपना मेंटल वेंट आउट नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता। वर्क फ्रॉम होम में क्या है, आप एक घर के अंदर बंद है, आपको 2-4-10 दिनों के बाद उन घर वालों से ही आपस में बात करने के लिए कुछ नहीं बचता। जबकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो आपके पास बातें ही नहीं है करने के लिए, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बातें करना और बातें नहीं करना में कोई बड़ी बात नहीं है। जब बातें नहीं है तो नहीं है, नहीं होंगी। जब बातें हैं तो बातें होंगी, और बातें तो निकल ही आती हैं। सिंपल सी सच बात में है। इस पॉडकास्ट में भी मैं सोच कर नहीं आया था कि कुछ मैं आपसे क्या बात करूंगा, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, आपको पता ही है हाँ। कैसे डिसीजन हुआ है हमारा। लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा कि आपके साथ बात करके कि भाई हम कब से जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, सेम फीलिंग। एक टेक अवे मैं चाहता हूँ आपके साथ, जब जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मतलब जितने न्यू जनरेशन्स पढ़ रहे हैं इस लोगों को, उनको, क्योंकि हमको अभी ना बहुत ज़रूरत है कि लोग वापस लौटकर उपन्यास की तरफ आएँ, लौटकर कहानियों की तरफ बढ़ें, है ना, क्योंकि वो अपनापन और वो एकात्मकता या फिर वो भावनात्मक जुड़ाव वो हम खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सामाजिकता टूट रही है इसी वजह से कि शायद हम किरदारों को पढ़ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो हमको नहीं पता लगता। तो कोई ऐसा चीज़ जो आप कहना चाहते हैं यूथ के साथ अभी, या लोग जो नए पढ़ने वाले हैं, नए लिखने वाले हैं, कुछ उन लोगों के साथ? मैं ये कहूँगा ऑथर्स को, मेरा ऑथर्स को ज़रूर ये कहना है, आप लोग खुद आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू करिए। ऑथर्स क्या होते हैं ना, आपस में थोड़ा सा ईगो आ जाता है उनके अंदर। मैंने ये चीज़ फील करी है। बहुत कम ऑथर्स के साथ बात कर रहे हैं, रिव्यूअर्स ऑथर्स के साथ बात कर रहे हैं, पॉडकास्टर्स ऑथर्स के साथ अब बात करने लग गए हैं। वो भी ब्लैंक था स्पेस, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑथर्स के साथ बातचीत करनी शुरू करी है। ऑथर्स के साथ बात करना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, यही लोग लिख रहे हैं ना, यही तो लोग, नए नए लोग आ रहे हैं। नए लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो एक दूसरे की चीज़ों को पढ़ेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को पढ़ेंगे तो लोगों तक पहुंचाएंगे, तब जाके वो बात और बनेगी। और नए लोगों की लेखनी में कुछ लोग बहुत अच्छा भी लिखते हैं, कुछ लोग बहुत शैलो भी लिखते हैं। उनको ज़रूरी है समझाना कि आप बहुत शैलो लिख रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं जब वो क्रिटिसिज्म उनको मिलेगा ना, या क्रिटिसिज्म नहीं, फीडबैक, बेसिकली टू पुट इट इन द पॉजिटिव फ्रेम, फीडबैक उनको जब मिलता है तो उनको, एक तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं राइटर हूं, जो भी राइटर होता है उसको अपने लिखे हुए जो भी शब्द हैं या जो भी वो लिख रहा है, उसका वो कितना मॉनेटरी वाइज अच्छा कर रहा है, ये तो है एक एस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है ना लोगों की, तो उसका मन गदगद हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। प्लस कुछ लोग जब उसके बारे में कुछ अगर चर्चा भी करते हैं कि इसमें हमें कुछ ये कमी लगी, उससे उसको इंसाइट मिलती है। हम हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इवन जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते होते हैं तो हम 2 वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपस में फीडबैक ज़रूरी है शेयर करना। तो ऑथर्स के साथ जुड़ें, और वापस जब आप ऐसा लग रहा हो ना, कभी भी लाइफ में ऐसा लग रहा हो कि अभी हम क्या करें, तो आप कुछ भी मत करिए। आप सिंपल, अगर आप इवन डिजिटली है ना, तो आप कहीं कोई कोट उठा के पढ़ना ही शुरू कर दीजिए, कोई कपलेट या शायरी पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू करिए। कुछ भी उठा के, इवन न्यूज़पेपर की कोई लाइन भी पढ़ना शुरू कर दीजिए,
पढ़ना शुरू करिए, एंगेज हो जाएंगे। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है पढ़ने में, आपको नॉन फिक्शन अच्छा लग रहा है आप नॉन फिक्शन पढ़िए, आपको फिक्शन अच्छा लग रहा है आप फिक्शन पढ़िए, आपको हिंदी अच्छा लग रहा है आप हिंदी पढ़िए, आप इंग्लिश अच्छा लग रहा है इंग्लिश पढ़िए, आपको रीजनल लैंग्वेज, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। रीजनल लैंग्वेज में भी लोग बहुत लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप ये चीज़ देखिए ना आशुतोष जी, जो हमारा अभी जो ये समय है उसमें जो हम कंटेंट ऑन वेब OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो हम कंटेंट देख रहे हैं उसको कौन लिख रहा है? आज के लोग लिख रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। आप पंचायत देखिए, आप गुल्लक देखिए, क्या है, स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज है। अभी आई है मसान देखिए। अब माय गॉड, ये सारी चीजें जो कोई है, राइटर ही है ना, स्क्रीन प्ले कौन कर रहा है, राइटिंग कौन कर रहा है, इसके डायलॉग्स कौन लिख रहा है इसके? हाँ, कंटेंट कितना इवॉल्व हो रहा है, हर एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। आज पंचायत का हर एक कैरेक्टर इंटरव्यूड है। और एक चीज आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं इन सब के ना इंटरव्यूज भी देखता हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी देखता हूँ। ये अपने इंटरव्यूज में ना आपको बताएंगे कि उपन्यास पढ़ो, हाँ, वहां से किरदार आते हैं हमारे पास। ओह, दिस इज सर्कल एकदम। मैं आपको बताऊं, मेरे से अभी जितने भी लोगों की बातचीत होती है उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग फील्ड में भी हैं, एक आध लोग हैं। वो कहते हैं हमने पढ़ना शुरू किया, जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो हमने पढ़ना शुरू किया और वहां से हम लोगों को पढ़ने का शौक लग गया। यानी कि क्या है, बेसिकली आपको कहीं भी कोई रेफरेंस लेना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो किताबें जब आप पढ़नी शुरू करेंगे ना, आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करिए। हो सकता है आप न्यूज़पेपर से शुरू करें या एक लाइन से शुरू करें और धीरे धीरे करके वो फिक्शन की तरफ आते जाएं। क्योंकि जब आप फिक्शन की तरफ आएंगे, फिक्शन नॉन फिक्शन से हमेशा ऊपर रहेगा। क्योंकि नॉन फिक्शन तो आपने अपने 20 साल के करियर में पढ़ ही लिया ना। जब 4 साल की उम्र से लेके 20-25 साल की उम्र तक तो हम नॉन फिक्शन ही पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हम उसी के साथ साथ हम जब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी वगैरह की किताब, जो हमारी स्कूल की भी किताबें होती थी उसमें भी थोड़ी थोड़ी कहानियां हमारे पास होती थी। हाँ। तो वो चीजें देखिए, कभी कभी क्या होता है जब हम डिस्कस करते हैं ना, बातचीत करते हैं लोगों से, तो वो कहानियां याद आ जाती हैं। अरे हाँ, 2 बैलों की कथा हमारे उसमें थी, हमने पढ़ा था, हीरा मोती की कहानी थी। लोग रिलेट कर लेते हैं। ये नहीं याद है उनको कि 9x = 2y = 3y, नहीं पता है उनको, याद नहीं है। हाँ। उनको ये याद है। तो दैट इज अ पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग और दैट इज अ पावर ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग को रीड करने की बहुत ज़रूरत है। तो रीडिंग हैबिट ऐसे ही इनकलकेट होती है। और फिक्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिक्शन विल गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन फुल सर्कल। आज ये सच्चाई भी आप बता ही दो हम सभी को, नॉन फिक्शन कितना नॉन फिक्शन है। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, लिखते हैं, वो कई बार अपने एक्सपीरियंसेस को ही लिख देते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही मामूली से अमाउंट में नॉन फिक्शन होता होगा, लेकिन वो ज्यादातर अपना एक्सपीरियंस ही लिख रहे होते हैं। कई बार अपनी लाइफ की कहानियां लिख देते हैं लोग, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं किसी उपन्यास की तरह। अब लेकिन ये जाहिर सच कभी नहीं हो पाता कि लेखक ने जो लिखा वो अपनी कहानी लिखी। वही वाली बात होगी ना, सच बताना कालिदास तुम रोए, लक्ष्य रोएंगे तुम रोए थे। जी, कई बार होता है ऑथर अपनी कहानी लिख रहा होता है, लेकिन ये कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि नहीं यार ये इसने झेला ये चीज। आप भी लिख रहे होते हैं लोग। हाँ, नहीं, फिक्शन बेसिकली क्या है ना, फिक्शन सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो साहित्य समाज का दर्पण है। आप जो अपने समाज में देखते हैं आप वही लिखते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए अपने ऊपर जो लिखा है, अपने ऊपर जो हुआ है, वो उससे ज़्यादा आप अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा आप वो होते हैं, खुद ही होते हैं प्रोपेल लिखने के लिए। क्योंकि आपके साथ भी कहीं ना कहीं वही हो रहा होता है। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जब लिखते हैं ना, तो आप क्या लिख रहे हैं कि ये मेरी कंटेम्प्रेरी, बेसिकली वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो वो उस रामायण को पुख्ता क्यों माना जाता है? उसको इतिहास बोला जाता है। वेद व्यास और वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई जो महाभारत और रामायण है, ये दोनों जो है इनको इतिहास क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये समकालीन थे। उन्होंने अपने आंखों के सामने सारी घटनाएं होते हुए सिलसिलेवार देखी हैं, एक सिलसिले में देखी हैं होते हुए। तो उन्होंने लिखा कि देखो क्या क्या हुआ हमारे सामने, और वो समझा कैसे रहे, वो कहानियां शुरू कैसे होती हैं। आपने अगर मैं एक्चुअली
नॉन फिक्शन में कुछ चीजें मैं भी पढ़ता हूँ, जैसे मैंने अमी गणात्रा जी को पढ़ा। मैंने भी, हाँ, उनकी रामायण का अनावरण मैंने पढ़ा पहले। हाँ जी, रामायण का अनावरण या अनरिवल्ड जो मैंने इंग्लिश में पढ़ी। तो रामायण या महाभारत अनरिवल्ड, उन्होंने बहुत चीजें उसमें बताई। बिल्कुल, हाँ। हमें वो नहीं पता थी, अब पता ही नहीं है लोगों को, अगर आप बोलोगे तो शॉक हो जाएंगे। अरे जो बेसिकली जो आज के यूट्यूब के उस पर्सपेक्टिव में भी जो जिस तरीके के लोग पॉडकास्ट के माध्यम से निकल के आ रहे हैं, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं कि आपने लोगों को अच्छी चीजें पहुंचानी शुरू कर दी हैं लोगों तक। जब वहाँ बातचीत होती है ना, यहाँ पे हमारी जो बातचीत हुई, इससे जब लोग कनेक्ट करेंगे, जब इनको सुनेंगे लोग, तो उससे लोग वापस बैक टू स्क्वायर वन जाएंगे और पढ़ेंगे। इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इस बातचीत को सुन के यदि एक व्यक्ति भी जाता है और उपन्यास पढ़ लेता, तो वो अगले 10 को बताएगा कि यार जाके पढ़ो। हाँ, है ना? एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। हाँ, अगर हम कर सकते हैं ये चीज तो हम क्यों नहीं करें, है ना? जी बिल्कुल, यही तो हमारा पर्सपेक्टिव, यही और राइटर्स और ऑथर्स की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है समाज को लेके। अगर आपने लिखा है तो आप भी जैसे प्रेमचंद जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अगर लिखूंगा तो ये 21वीं शताब्दी में भी लोग उसी गहराई से इस चीज को देख रहे होंगे। पता नहीं उन्होंने क्या कालजयी रचनाएं हैं। ये तो कालजयी रचना है, बिल्कुल सही बोला आपने, कालजयी रचना है। आने वाले समय में हो सकता है पीएचडी क्लासेस में इनको एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाए, इनकी एक कहानी को। कालजयी भी मैं ये थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा, कालजयी नहीं है ये, अनंत काल के लिए रचनाएं लिख दी गई। कालजयी रचना तो कंटेम्प्रेरी होगी ना, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर फेज के लिए है, वहां आपको रिलेटेबल लगेगा। हो सकता है जब आप उस फेज के बारे में पढ़ना चाहते हो तब आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ना मेरे लिए ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम अगर ऐसी कहानियों की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, तो उन्होंने अनंत काल के लिए कहानियां लिख दी जो आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट रहेंगी, आने वाले सदियों के लिए कंटेम्प्रेरी रहेंगी। सेम जैसे महाभारत और रामायण, उनको अगर हम आज भी पढ़ें तो भी मेरे लिए रेलेवेंट है। क्यों बार बार लोग उसको बना रहे हैं आज इस तरीके से और हाँ, लोगों ने का थॉट प्रोसेस भी तो लोगों का कैसे चेंज हुआ है। लोग हर एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से रामायण लिखने लग गए हैं या बनाने लग गए हैं। ऑल्दो उसमें बहुत सारा चीजें जो हैं वैसे नहीं दिखाई जा रही, उसके तरीके से बहुत नैरेटिव्स बन रहे हैं, बट बातचीत तो हो रही है ना, वो बहुत जरूरी है। बातचीत होना बहुत जरूरी है। हाँ। आपके मेरे जैसे ये जो बातचीत है, ऐसी बातचीतें होना बहुत जरूरी है। राइटर्स का आगे अगर लिखना इंपॉर्टेंट था, उनका आगे बोलना भी आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल सुन बहुत रहे हैं। हाँ। है ना, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है चीजें। एग्जैक्टली। तो वो चीज जो सुनते हैं वो जाके वो दोबारा फिर वो उसको पढ़ते हैं या देखते हैं उस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए जब भी, जैसे मैंने भी जो लिखा है, मैंने कोशिश ये करी है कि चीजों को थोड़ा फास्ट पेस रखा जाए। तो फास्ट पेस रखेंगे तो क्या होगा कि इंसान बहुत व्यस्त समय में से भी क्या है ना कि अरे ये कहानी इतनी छू गई, लेकिन कितनी जल्दी मैंने इसको पढ़ भी, यानी कि ऐसी कहानियां और भी होंगी, मैं पढ़ूंगा। तो बेसिकली क्या है, हम सब जो भी लिख रहे हैं ना, हम सबको यही अच्छा लगेगा। तो हमें क्या है, मेरे समकालीन जितने भी लोग हैं जो लिख रहे हैं, उनको और लिखना चाहिए और बहुत लिखना चाहिए। और उसके लिए ये है कि रीडर्स तक वो चीज़ें पहुँचें और पहुँच के उनको रीडर्स एक्सेप्ट करें, रीडिंग करें। और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग ऑथर्स और रीडर्स का कनेक्ट करवाएं पॉडकास्ट के थ्रू। पॉडकास्ट तो हर हॉरर पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट है, वो अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट हैं, बट ये वाला पॉडकास्ट का सेक्शन अभी भी ब्लैंक है। जो हमारी बातचीत हो भी रही थी, ये सेक्शन अभी भी ब्लैंक है, जो आपने इनिशिएट किया है आशुतोष जी, इसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू सर। बस मुझे लगता है कि शायद पढ़ के ही आप ये चीज़ कर सकते हो। आपने एक बार पढ़ना शुरू किया तभी आप फिर सामने, क्योंकि जब आप इतने रिच विजडम के साथ, जो कोई बैठता है आपके साथ जिसने खुद इतनी सारी लिखे, पढ़ी हैं, सुनी हैं, बोली हैं, उनको आप या आप दिखाओगे किसी को, तो जब आपने वो महिमा खुद ही देखी होगी इस चीज़ की, तभी आप सामने से उसको दिखा भी पाओगे। आपको पता होगा कि भाई इस चरित्र में क्या लिखा हुआ है। आपने कालिदास जी को पढ़ा या आपने तुलसीदास जी को जब पढ़ा होगा, तभी आप बता पाएंगे तुलसीदास जी ने संस्कृत से लेके अवधि तक में क्या क्या लिख डाला। और वहीं लिखते हैं कि यार मैं तो मूढ़मती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मतलब कि लिखा इतना कुछ और श्रेय भी नहीं लिया और कह दिया कि यार मेरे तो अक्षर का ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा कवि ये कह रहा है। आप कबीर जी को ही ले लीजिए ना,
उनको लेकर तो कम्युनिटीज बढ़ गई हैं कि ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, वो तो लिख के चले। लेकिन सर ऐसा बहुत हुआ है कि हाँ, कई बार ना, जैसे प्रेमचंद जी आपको देखोगे कि मुफलिसी में ही उनका जीवन भी फिर वैसे ही निकल गया। वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे शिव बटालवी भी हुए, बहुत सारे ऐसे कवि हुए, सिंगर हुए, लेखक हुए, जिनका लाइफ निकल गया, गरीबी में निकल गए, उन्होंने काट लिया। अक्सर ऐसा ही होता है कि अच्छा लेखक ना हमेशा गरीब ही रहेगा। अच्छा लेखक कभी मतलब कि समाज में दबा हुआ रहेगा, वो संघर्षों में ही उलझा हुआ रहेगा। ये एक पर्सपेक्टिव बन गया, इसका चेंज होना जरूरी है और बहुत लोग उसको चेंज कर रहे हैं। नहीं, चेंज कर रहे हैं, नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, और इसके लिए आप जैसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारी जनरेशन के, हमारे आपकी जनरेशन के जो लोग हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं पढ़ने, वो लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है शायद वो कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ खत्म हो गई थी ना, बिल्कुल, जो एक बीच में एक बहुत बड़ा लंबा गैप आ गया था, लोग सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ते थे। इंग्लिश की किताबें अच्छी हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन हिंदी तो हमारी है ना। हिंदी तो हमारी है, और रीजनल लैंग्वेज हमारे हैं। रीजनल सारे लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और उन सबको पढ़ना, उनसे हमें रिलेट हम कर पाएंगे बेसिकली। तो वो बहुत ज़रूरी है ये करना। तो उसके लिए हम सबको मिलके उस इकोसिस्टम को बनाना पड़ेगा जहाँ पे सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। कोई भी प्रेमचंद जी की तरह ना हो, बेचारे इतने महान कहानीकार सम्राट थे, वो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं, और वो ऐसे चले गए जो उनको जिस तरीके से इनको नहीं जाना था इस दुनिया से। उनको ख्याति कब मिली? जब वो चले गए तब। उनको लोगों ने तब पूछा जब वो नहीं रहे इस दुनिया में उस चीज़ को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन लोगों का आपने अभी जैसे निखिल सचान, दिव्य प्रकाश दुबे, सत्या व्यास, ये अच्छा भी कर रहे हैं। चेतन भगत है इंग्लिश में, वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे इंडियन जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं नए, उनके कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो कर रहे हैं उसमें अच्छा काम। लेकिन और भी लोगों को बहुत ज़रूरत है, जिसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत। मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही हम लोग और भी नए ऑथर्स के साथ दोबारा आपके साथ, आपने कभी नया कुछ अपना जी बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग फिर से एक, मुझे बहुत आनंद आया। मुझे लगता है कि जो लिसनर्स होंगे उनको भी बहुत मजा आएगा ये बातचीत सुन के। हाँ बिल्कुल, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपको ये धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने बात की हमसे इस बारे में। नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। अरे नहीं सर, हम तो और इस तरीके से हमारी जो बातचीत हुई, क्योंकि मुझे तो मतलब कुछ भी मेरे लिए सब कुछ जीरो था कि कैसे बातचीत, क्योंकि मैं पॉडकास्ट कंज्यूम जरूर करता हूँ, बट मेरे लिए बातचीत इस तरीके से करना और आके मतलब थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग जरूर था। बट आपने कर रहे हो आप। मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल बना दिया सारा माहौल, बहुत अच्छा करके आपने। और प्लस आपका जो बेंड ऑफ माइंड है, जो रीडिंग के प्रति आपका एक रुझान है, वो हमेशा रखिएगा इसी तरीके से। और मुझे उससे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से आप पढ़ते हैं और अपने लिए एक अलग स्पेस आपने थोड़ा सा अपने व्यस्त शेड्यूल से निकालते हैं। हम करना ही, हमको ये पॉडकास्ट बातचीत करने में बहुत मजा आता है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। अपनी किताब मेरे लिए लेकर आए हैं, मैं ऑटोग्राफ करवा के सर से ले लूंगा, हालांकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ उत्सुकता की वजह से। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो शेयर कीजिए लिखने, पढ़ने, नया सुनने वालों के साथ। मुझे एक बहुत अच्छी नीरज दा की पंक्तियाँ याद आती है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियाँ चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो जितने लोग अच्छा लिखते हैं अच्छा लिखिए और अच्छा लिखिए, जितने लोग पढ़ते हैं और अच्छा पढ़िए और अच्छे लोगों को पढ़िए। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट और देखिए, राइटर्स को सुनिए, उनके पास बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है सजेस्ट करने को। या जिन लोगों ने अपनी ये जर्नी शुरू नहीं की है वो फटाफट कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। मुझे भी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने उपन्यास से पढ़ना शुरू किया। जो 100-150 पन्नों का उपन्यास कोई उठाइए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, आपकी गति बन जाएगी और ऐसे ऐसे एक सिलसिला कारवा बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। शेयर दिस पॉडकास्ट विद द वंस who you know can get something beneficial from this podcast, and thanks for listening. Have a good day.